We've heard this more in girls. I don't know why, but I like bad boys. In spite of knowing कि he is a toxic person. तो ये क्यों होता है? बहुत बार क्या है कि फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके लिए खुलकर कभी किसी ने बात नहीं करती। But कुछ ऐसे भी cases आपके पास आते हैं कि someone is smiling and still he or she is depressed. Is loneliness more dangerous than smoking? एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे हम बात करें। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन को एक ही मानते हैं जी। एंग्जाइटी क्या होती है, अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है सिंपल टर्म्स में? सर देखिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को अगर मैं कहूँ, दोनों को अगर मैं एक साथ लेके चलूँ, अगर कोई पर्सन पास्ट में रह रहा है तो वो है डिप्रेशन, अगर कोई फ्यूचर में रह रहा है तो वो है एंग्जाइटी। हर समय अगर आप जैसे एंग्जाइटी के बारे में आपको मैं बताऊं, हर समय अगर हम फियर में हैं, हाय क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, हमेशा फियर। जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पैल्पिटेशन हो रही है, गला सूख रहा है, आंखों के सामने फॉग आनी शुरू हो जाती है, राइट, रैपिड हार्ट बीट है, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल जो है वो बहुत पुअर हो जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, हमेशा आप डरे डरे रह रहे हो, रेस्टलेस हो, ओवर थिंकिंग है, राइट, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये एंग्जाइटी है। कई केसेस में जैसे हम देखते हैं, कईयों को आदत होती है हर चीज़ के लिए एंग्शियस रहना, तो उन्होंने उस चीज़ को ट्रीट नहीं किया इसलिए ऐसे हैं, मान लिया कि ये क्योर नहीं हो सकती, बट आपके हिसाब से क्योर हो सकती है उसको अगर प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए, राइट? सर, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन दोनों क्योरेबल हैं, और बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एंग्जाइटी आजकल ये सोशल मीडिया पे कोरोना के बाद लोगों में बहुत हो गया कि एंग्जाइटी भी कुछ है, अदरवाइज उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये एंग्जाइटी है। लोग आके अभी भी कहते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, या लोगों ने ये एक सेंटेंस रख, मुझे एंग्जाइटी बहुत है, बिना इस चीज़ को जाने कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एंग्जाइटी एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। और इसका कोर रीज़न क्या होता है? सर इसका रीज़न है न्यूरोकेमिकल। हमारे ब्रेन में आपने सुना होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि सब केमिकल लोचा है, राइट? तो हमारे न्यूरोकेमिकल अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से कोई भी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है। एंड इसके लिए हम कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं जिसमें पता लगता है कि आपको माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो वो साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाती है, अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो उसके लिए फार्माकोथेरेपी, मतलब साइकेट्रिस्ट जो है वो दवाइयाँ लिखते हैं, और साइकोथेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। बट ये जो केमिकल लोचा है जी, उसका भी कोई रीज़न होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है जिसकी वजह से होता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है, ये जेनेटिक होता है। फैमिलीज़ में अगर फादर मदर या आपके मेटर्नल पेरेंट्स को पेटर्नल पेरेंट्स में किसी को रहा होगा तो ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डाइट हो सकता है। देखिए, रिसर्च इतना ही कहती है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है आपके न्यूरोकेमिकल। अगर किसी आदमी को ये इंश्योर करना है उसको पूरी लाइफ लॉन्ग एंग्जाइटी ना रहे, जी, वी डोंट कम टू डिप्रेशन, जी, हाउ कैन ही और शी इंश्योर? उसको क्या अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, कुछ ऐसा? जी, सबसे पहले तो टाइमली सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइमली सोना इम्पॉर्टेंट है, टाइमली खाना इम्पॉर्टेंट है, राइट फूड इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो है, एक्सपेक्टेशन लाइफ से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आप सॉल्यूशन खुद से ढूंढ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि खुद से नहीं निकलता तो किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, एंड वो लोग आपको बताते हैं कि दिस इज़ अ कंडीशनिंग, अगर इस लाइफस्टाइल को आप फॉलो करते हो तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, और अगर होती भी है तो आप मैनेज कर सकते हो। बट इज पैनिक अटैक डिफरेंट फ्रॉम एंग्जाइटी? ये इसका पार्ट ही है। अगर मैं DSM-5 और ICD, जो हमारी क्लिनिकल बुक्स हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनरलाइज एंग्जाइटी, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, और फियर एंड फोबिया है, ये एंग्जाइटी का ही पार्ट है। कैन एंग्जाइटी किल समबडी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कैन इट लीड टू सम डिजीजेस? जैसे बहुत बार एंग्जाइटी में ऐसा लगता है कि आपको हार्ट इशू हो रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है ऑफ समबडी डाइंग? देखिए, बहुत बार ना
लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये कार्डियोलॉजिस्ट का केस है या साइकोलॉजिस्ट का केस है, राइट? उनको समझ नहीं आता कि हमें किसके पास जाना चाहिए। अगर हार्ट बीट रैपिड हार्ट बीट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो सिम्टम्स सारे हार्ट अटैक वाले होते हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल ये इंश्योर करना चाहिए कि आप सारे अपने टेस्ट करवाएं, जिसमें इको करवानी चाहिए, आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले ये इंश्योर करवाइए कि आपके सारे जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल हैं, कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर ही रिकमेंड कर देगा कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट फिर देखेगा कि आपको माइल्ड इशू है, मॉडरेट है या सीवियर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको मेडिसिन चाहिए या साइकोथेरेपी, दोनों साइकोथेरेपी चाहिए या फिर आपको दोनों चाहिए। डिप्रेशन पे हम आए, जैसे आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, बट कुछ ऐसे भी केसेस आपके पास आते हैं कि समवन इज स्माइलिंग एंड स्टिल ही और शी इज डिप्रेस्ड? बहुत बार ऐसा होता है। लोग छुपाते हैं, राइट? लेकिन ऐसा है कि अगर कोई पर्सन, अगर हमने डायग्नोसिस बनाना हो तो हम कैसे बताते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर, तीनों जगह 3 वीक्स के लिए वो सैड है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर वो वर्क प्लेस पे खुश नहीं है, घर पे ठीक है, फ्रेंड्स के साथ भी ठीक है, तो ये डिप्रेशन नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए 3 वीक्स के लिए आपका मूड हर जगह एक जैसा होता है, हमेशा सैड रहता है, किसी एक्टिविटी में अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ों में पहले आप एंजॉय करते थे, जैसे स्विमिंग में एंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी करने में अच्छा लगता था, अब आपको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपका मन किसी से बात करने का नहीं करता, मेंटल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आपका मन किसी से बात करने का नहीं करता, वही टाइम होता है कि आपको किसी से बात करनी है, वो भी किसी एक्सपर्ट से। अब आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ कि एक फ्रेंड के साथ बात करने में और एक एक्सपर्ट से बात करने में डिफरेंस क्या है। एक फ्रेंड आपको क्या कहेगा कि चिल कर, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, चल पार्टी करके आते हैं, राइट? अगर वो चिल कर सकता हो तो वो ऐसे कॉर्नर पे क्यों बैठे? और अगर किसी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट कहेगा कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका मूड, आपके मूड्स का स्केल कैसा है, 0 to 10 में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट? आपके थॉट्स कैसे हैं, कौन सी सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है। तो पूरा केस बनाया जाएगा और फिर टेलर मेड साइकोथेरेपी प्लान की जाएगी। बट डिप्रेशन के जो मैक्सिमम केसेस होते हैं, जैसे आपने कहा डिप्रेशन इज समथिंग की जो पास्ट को लेकर है जी, तो मैक्सिमम केसेस यही होंगे कि जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि ट्रिगर पॉइंट रहा और वो सोच के उस बारे में एंड दे बिकम डिप्रेस्ड, कि कई ऐसे भी होंगे जिनको रीजन ही नहीं मालूम येट दे आर डिप्रेस्ड? सर दोनों हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़की आई जिसका 7 इयर्स का रिलेशनशिप था और आफ्टर 7 ईयर रिलेशनशिप उसका ब्रेकअप हो गया। तो वो कहती है कि बॉयफ्रेंड एंड वो लड़की दोनों डिप्रेस्ड हैं, दोनों मेरे पास अलग अलग आए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। और ये भी रीज़न हो सकता है कि कोई रीज़न नहीं है और yet you are not satisfied, वो न्यूरोकेमिकल्स की वजह से। तो उस केस में फिर आप लोग क्या करते हैं? सर उस केस में देखो, एक्टिविटी शेड्यूलिंग होती है, थॉट रिकॉर्ड शीट वगैरह हम लेते हैं, साइकोथेरेपी प्लान होती है और बहुत बार मेडिसिन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज मेडिटेशन एट दिस टाइम, कि लोग मेडिटेशन कर भी पाते हैं इस टाइम? सर देखिए, मेडिटेशन जो है एक दिन में रिजल्ट नहीं देती, ये एक पार्ट है साइकोथेरेपी का, राइट? हेल्प करती है, करनी चाहिए, लेकिन सब हर चीज़ जो है वो मेडिटेशन से सॉल्व हो जाएगी ये नहीं हो सकता। और बिल्कुल करनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इज लोनलीनेस मोर डेंजरस देन स्मोकिंग? बिल्कुल सर, वैसे तो दोनों डेंजरस हैं, लेकिन लोनलीनेस जो है बिल्कुल डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं पता कि आप कैसे, तो आपके मन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? फिर उसके बाद वो थॉट्स बात भी नहीं कर रहे आप किसी से, जी बात नहीं कर रहे, और वो थॉट्स का रिजल्ट क्या होगा,
तो इम्पॉर्टेंट है कि किसी को लाइफ में रखना। मैं ये नहीं कहती कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए, 2-3 फ्रेंड्स आपके ज़रूर होने चाहिए जिनके साथ आपकी शेयरिंग हो। क्योंकि कई केसेस में ये भी होता है कि यू फील गुड विद सर्टन पीपल, मतलब जी। आप चाहे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, जी। बट यू आर इन कंपनी ऑफ दैट पर्सन, तो आप थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन उसके साथ बैठे हैं तो आपको यू विल फील रिलैक्स। जस्ट बीइंग देयर इज इनफ। वो आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। वी कम टू स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया। बहुत फेमस चीज़ है। हाउ मच सोशल मीडिया इज गुड सोशल मीडिया? और ये सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बच्चों के लिए या टीनेजर या उसके लिए। कितना सोशल मीडिया इज गुड सोशल मीडिया? जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो पहला क्वेश्चन एक ज़रूर साथ में पूछते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। ओके। स्क्रीन टाइम में अगर आप इंस्टा देखते हो या रील्स स्क्रॉल डाउन करते हो तो वो आपका अटेंशन स्पैन जो है कम कर देता है, राइट। तो आपको एज पर माय ओपिनियन 30 मिनट्स टू 1 आवर इन अ डे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और बच्चों का तो मैं इतना भी फेवर में नहीं हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं, वो हो सकती हैं, जैसे बच्चे रीडिंग करें, बच्चे राइटिंग करें, बच्चे पेंटिंग्स बनाएं, ड्राइंग बनाएं, बहुत सारी और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों को स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, बच्चों को बाहर पार्क में खेलना चाहिए। आप और मैं तो पार्क में नहीं खेलने जाते, राइट, बच्चे ही जाते हैं जी। और बच्चों को, मेरा ओपिनियन पेरेंट्स को हमेशा यही रहता है कि बच्चों को पार्क लेके जाइए, जैसे वो खेलना चाहते हैं वैसे खेलने दी, उनको पार्क में जाके छोड़ दो, वो किसी भी स्विंग पे जाएं, किसी भी बच्चे से बात करें, उनको करने दो। बट आज की डेट में टीनेजर्स के साथ ये पॉसिबल है उनको ये बोलना कि अब आधे 1 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम रखो? बिकॉज इफ़ यू एक्चुअली सी देयर फोन्स तो 5-5 घंटे का स्क्रीन टाइम, 4-4 घंटे का स्क्रीन टाइम है जी। तो वो तो दैट इज़ क्वाइट डैमेजिंग। इसी वजह से तो इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। आप पुराने टाइम पे देखिए, जब फोन्स नहीं थे जी, तब ऐसे इश्यूज नहीं थे। अब इसीलिए तो ये इतने सारे, क्योंकि वो जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें जी। डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट है जी। और वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। जो OCD का केस जो 7 ईयर के बच्चे का मैंने अभी डिस्कस करा, राइट, तो उसका रीज़न ये है कि बच्चा स्क्रॉल डाउन कर रहा था, उसके सामने एक न्यूड पिक्चर आ गई जो बार बार उसके सामने आ रही थी। जब उसका फ़ोन बंद करवाया, उसे और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराया तो ठीक हो गया, राइट। ऑल्दो साथ में उसकी साइकोथेरेपी भी चली, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम आपका कितना है। मैं इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आपके बच्चे का एक गोल सेट होना चाहिए जब वो प्यूबर्टी में है। जैसे ही बच्चा आपका 11-12 ईयर्स का होता है तो आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको लाइफ में क्या करना है। मैं ये नहीं कहती कि उसका करियर, कि उसको उसकी करियर काउंसलिंग कराएगी उसको क्या करना है, क्योंकि बहुत जल्दी है 10-11 ईयर्स, लेकिन कोई भी गोल सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। अगर बच्चे का कोई गोल सेट होगा तो वो इन चीज़ों की तरफ कम जाएगा। जैसे आपने स्क्रीन टाइम कहा, तो स्क्रीन टाइम में लैपटॉप, फोन सब कुछ आता है? बिल्कुल, हर चीज़ आती है। तो अगर आज हम देखें, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 4-4 5-5 घंटे लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। डज दैट ऑल्सो इफेक्ट देम? देखिए, आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, वो तो है ही, लेकिन पढ़ाई करना और रील्स को स्क्रॉल डाउन करना, उसमें फ़र्क होता है। अगर बच्चे को वेब सीरीज़ देखनी है, जैसे हम लोग टीवी देखते थे, तो वो बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे देखिए। अगर बच्चे सिर्फ सारा दिन स्क्रॉल ही कर रहे हैं तो वो डेंजरस है। लेकिन जैसे बच्चे आजकल यूट्यूब लेसन्स देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूबर्स आ गए हुए हैं। क्या साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या आप एक फिजिकली पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या फिजिकल टीचर से सीख रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब में स्क्रीन पे सीख रहे हैं, उसमें डिफरेंस है? देखिए, टीचर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, AI भी नहीं, राइट। टीचर्स, वो हम ऐसे ही नहीं गुरु बोला गया टीचर्स को, राइट। तो टीचर को ये पता होता है कि ये मेरे बच्चे की, ये मेरे स्टूडेंट की वीकनेसेस हैं और ये स्ट्रेंथ्स हैं। तो सीखने के लिए मैं हमेशा टीचर को ही रिकमेंड करती हूँ, और पढ़ने के लिए हमेशा बुक्स होती हैं। किसी स्क्रीन से पढ़ने का कुछ ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक भी होती हैं, और मुझे लगता है कि स्क्रीन से पढ़ने से बेटर है कि आप बुक्स से पढ़िए। अब ये समझाना बच्चों को आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स आ गए हैं सारे, तो एंड इवन द हैबिट ऑफ राइटिंग इज गॉन, कि उनको लग रहा है मैं सब कुछ यूट्यूब से सीख लूँ और वही मेरे दिमाग में
रिटेंशन में हेल्प कर देगा। बट आपका मानना है कि रिटेंशन के लिए एक्चुअल फिजिकल बुक या राइटिंग विल बी मोर इम्पोर्टेंट? सर देखिए, अगर एक बच्चे को बुक देते हैं, बच्चा बुक से रीड कर रहा है, मैं ज़रूर कहती हूँ छोटे बच्चों को कि बच्चे को बुक रीड करवाइए, क्योंकि जब बच्चा बुक से रीड कर रहा है तो उसका अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है, आर्ट ऑफ ब्रेथ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा लाउडली रीड कर रहा है, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रही है, बहुत सारे रीडिंग के बेनिफिट्स हैं, राइट। अब बच्चा राइटिंग कर रहा है तो उसके भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बच्चा रीडिंग करके भी सीख रहा है, वही चीज़ को राइट भी कर रहा है, तो जिसका काम एआई और सोशल मीडिया ले ही नहीं सकता। क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है कि डॉक्टर्स, स्पेशली इन केसेस जो सीनियर सिटीजन्स हैं और उनकी मेमोरी जब जाने लगती है, तो डॉक्टर्स उनको कुछ गेम्स रिकमेंड करते हैं, सुडोकू रिकमेंड करते हैं जी। तो ये दिस इज टू फाइट द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ओनली? हाँ जी, डिमेंशिया में कई बार ऐसा होता है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, तो ऐसे केसेस में कई बार न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में हम लोग करते हैं, जिसके बेनिफिट्स होते तो हैं। कोई ऐसी स्पोर्ट्स या कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चे को जो वो बचपन से करे तो उनका माइंड थोड़ा स्टेबल रहे, अटेंशन स्पैन बढ़े, कुछ आप ऐसा रिकमेंड करेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो वो कोई भी कर सकता है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यही गेम होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चे को ज़रूर करनी चाहिए। और बाकी म्यूज़िक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, बहुत सारी आज जी हर स्कूल में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से कोई ना कोई में ज़रूर बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आजकल तो स्कूल्स में भी ये बहुत अच्छा स्कूल्स का मेजर है, वो हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराते हैं। हमने डोपामाइन के बारे में बहुत सुना है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोपामाइन? हम सुनते रहते हैं कि इससे डोपामाइन एडिक्शन होता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज डोपामाइन? सर, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है। जैसे फ़ोन पे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे मैंने कुछ पोस्ट किया और मेरे लाइक्स आए, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे कितने लाइक्स हैं, फिर मैं बार-बार जाके उस चीज़ को चेक कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं देखती हूँ, मेरे 4 लाइक्स आए हैं, मेरे 4 और आए हैं, अभी 2 लोगों ने और मेरे 2 और फॉलोअर्स बढ़ गए, तो ये डोपामाइन को आई मीन डोपामाइन। बट इज इट अ गुड हार्मोन और इट्स अ बैड हार्मोन? और टू मच ऑफ एडिक्शन इज बैड? देखो, टू मच तो हर चीज़ ही बैड है, लेकिन डोपामाइन जो है वो हैप्पी हार्मोन है। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा एआई के अराउंड है। आपको लगता है एआई विल रिप्लेस थेरेपिस्ट? ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बहुत बार होता है, पेशेंट्स आके बोलते हैं कि चैट जीपीटी से मैंने ये पूछा, चैट जीपीटी ने ये कहा, चैट जीपीटी ने कहा कि आपको ADHD है, चैट जीपीटी ने कहा कि आपको एंजाइटी है, और जब बात करते हैं पेशेंट, मैं कहती हूँ आपको कुछ भी नहीं है। वो रिसर्च कर के उसको लगता है मुझे ये भी है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम, मैम ये सारे सिम्टम तो हैं, चैट जीपीटी ये कह रहा है। तो मैंने कहा अगर चैट जीपीटी ही सब कुछ कर दे तो इतने साल डॉक्टर्स को पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? एक ह्यूमन टच इम्पॉर्टेंट है। जो काम एक साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कर सकता है, वो एआई कभी भी नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट को या थेरेपिस्ट को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर टू, सो वी हैड फेमस एआई साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर उत्पल जी। इस क्वेश्चन पे उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस से इम्पोर्टेंट और चीज़ नहीं है जी। व्हेन हिज कोर सब्जेक्ट इज एआई, ही सेड कि वन थिंग व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो जहाँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस रोल प्ले करेगी, एंड स्पेशली इन फील्ड्स लाइक साइकोलॉजी ऑन दैट, वहाँ एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। जी, साइकोलॉजिस्ट को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रिलेशनशिप्स की और बात करें, आपको लगता है कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, मैरिजेस हों या जेन रिलेशनशिप्स बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल और व्हाटएवर, फॉलिंग वेरी क्विकली? सर, उसका एक रीज़न है कि आजकल गर्ल्स एजुकेशन जो है वो बढ़ गई है, एंड गर्ल्स इंडिपेंडेंट हो गई हैं जी। वो बाउंड्री में, बहुत गर्ल्स को लगता है कि हमें बाउंड्री में नहीं रहना, राइट। एंड बॉयज़ को भी लगता है कि हमारे लिए ये लड़की ठीक नहीं है, और जो हमारी मदर की प्लेस ले सके, हमें वैसी लड़की चाहिए। गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स को लगता है कि हमारा जो पार्टनर है
वो मेरे फादर की तरह होना चाहिए। एंड बॉयज़ को क्या लगता है कि मेरी जो पार्टनर है वो मदर की तरह होनी चाहिए, ऐसा रिसर्च कहती है। लेकिन प्रैक्टिकली जब एक दूसरे को वो दोनों देखते हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती, ना गर्ल को मिलती है ना बॉय को मिलती है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। पहले पहले तो सब अच्छा लगता है, बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। एक ये रीज़न है। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है, कई बार एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि अगर मैरिज की बात करूँ मैं, तो किसी भी मैरिज के लिए फिजिकल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन एंड फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी कोई भी सेटिस्फेक्शन, जैसे इमोशनल कोई भी डोमेन जो है जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इश्यूज आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस डोमेन को समझें, उस इशू को समझें, उसको एड्रेस करें। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो जल्दी क्विट कर जाती है, को लगता है कि ब्रेकअप ज़्यादा इजी रास्ता है। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि पहले के टाइम पे खासकर फिजिकल सेटिस्फेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बट आज की टाइम पे पीपल हैव एटलीस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट। सो उस तरीके के केसेस भी आपके पास आते हैं जहाँ पर मैरिजेस आर फॉलिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल इश्यूज? सर, फिजिकल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, मैरिजेस को तो हम एक बार साइड रखते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अगर मैं बात करूँ फीमेल की, अगर फीमेल लेडीज़ मेरे पास आती हैं, हमारी ना जब हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है। ये क्वेश्चन पूछते ही बहुत बार लेडीज़ अनकंफर्टेबल, दे क्राइड वेरी बैडली। ओके, बहुत बार ऐसा तो वो मतलब दहाड़े मार के रोती हैं कि मैम इस टॉपिक पे तो हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे, हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, फ्रेंड्स को बता नहीं पा रहे, मैं हस्बैंड से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। और बहुत बार रीज़न क्या होता है, रीज़न बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि जैसे एक फ़ीमेल को ज़रूरत पड़ती है किसी गायनेकोलॉजिस्ट की, ऐसे ही मेंस को भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी यूरोलॉजिस्ट की अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए। बहुत बार क्या है, इशू बहुत छोटा सा होता है, लेकिन मेंस को बहुत हेजिटेशन होती है कि मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, किसी साइकेट्रिस्ट से बात नहीं करनी, बात कुछ नहीं होती, वो कई बार मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती। जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो 70% मेंस प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल हैं एंड 30% बायोलॉजिकल हैं, जिसमें मेडिकल रीज़न हो सकता है। लेकिन वो हेजिटेशन की वजह से डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे सामने कपल थेरेपी में बैठे होते हैं तो वाइफ जो है वो बहुत खुल के बोल रही होती है और हस्बैंड बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, उनको लगता है हमें इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। दोनों फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली हर चीज़ से सेटिस्फाइड है, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वाइफ जो है उसको लगता है कि हस्बैंड से प्यार तो बहुत है, बट मैं क्या करूं। एक पार्टनर की नीड है, दूसरे को हेजिटेशन हो रही है, वो बात ही नहीं करना चाह रहा। तो ऐसी कंडीशन में मेरा मेंस को ये कहना है कि आप छुपाइए नहीं, आप डॉक्टर से बात करिए। सबको पता होता है कि अगर फीमेल को गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो आपको यूरोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर एक और क्वेश्चन सामने निकल के आता है कि मेंस को ये समझ नहीं आता वो बात किससे करें। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं या सेक्सुअल इश्यूज़ की बात करूं तो वहाँ पर सबसे पहले तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करें। 70% प्रॉब्लम जो है वो वही साइकोथेरेपी से ठीक हो जाती है, बिकॉज साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं उनकी वजह से भी सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो बहुत बार ये डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई मेडिकल इशू नहीं होता। 30% अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि कोई मेडिकल इशू हो सकता है, तो सब एक दूसरे के साथ टच में होते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है। तो आपको 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ मेडिसिन के बाद अगर आप ठीक हो रहे हो तो मैरिड लाइफ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मे बी एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड इनफिडेलिटी केसेस ऑल्सो। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और बहुत बार क्या है कि पेशेंट खुल के बात नहीं करते, डॉक्टर के सामने भी चीज़ें नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग एड्रेस नहीं कर पाते। अगर ये चीज़ें खुल के लोग सामने बताएं
तो बिल्कुल क्योंकि एड्रेस फिजिकल होती है। नीड्स तो दोनों पार्टनर्स की है, जी। आप इग्नोर तो कर नहीं सकते जी कि आप सोचो कि ओनली मेन हैज फिजिकल नीड्स, इवन वुमेन हैज फिजिकल जी नीड्स। जी तो उस चीज को एड्रेस करने का राइट टाइम पे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और ऐसा मेंस भी सफ़र करते हैं बहुत बार। क्या है कि फीमेल पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं होता, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके जी। लिए खुलकर कभी किसी ने बात नहीं करी। तो बहुत सारे फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, अगर फीमेल आके खुल के बात करें या अगर हस्बैंड सफ़र कर रहे हैं, उनको लगता है कि पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं बनता, तो ऐसा हो सकता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ऐसा हो कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, तो जी। उसको एड्रेस हम कर सकते हैं। कुछ केसेस हमने ये भी देखे हैं दैट सम पीपल हैव टेंडेंसी ऑफ चूजिंग टॉक्सिक पार्टनर्स। जैसे खासकर हमने यंग एजेस में, यूथ में देखा है दैट यू नो ईदर गर्ल्स और बॉयज, एंड वी हर्ड दिस मोर इन गर्ल्स, दे आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक बैड बॉयज इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ही इज अ टॉक्सिक पर्सन। तो ये क्यों होता है? सर देखिए, लड़कियों में एक चीज़ शुरू से है कि जो लोग डोमिनेंट होते हैं ना, जो उनको जिनके साथ उनको लगता है कि हम सेफ फील करेंगे, राइट। बहुत सारी गर्ल्स में ऐसा होता है, हर किसी में नहीं, कुछ कुछ गर्ल्स जी। में ऐसा होता है कि वो उनको लगता है कि पार्टनर ना ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांग हो, जिसके साथ अगर हम जाएं तो We feel secured. सिक्योर फील करें एंड कॉन्फिडेंट फील करें। ऐसे में उनको लगता है कि डोमिनेंट पर्सन चाहिए, चाहे वो टॉक्सिक हो। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिशियंस या पावरफुल लोगों के साथ कुछ लेडीज ऐसे इन्वॉल्व होना प्रेफर करती हैं कि बिना देखे कि इनके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, बिकॉज उनको लगता है कि हम इनके साथ सेफ रहेंगे। एंड समवेयर आई थिंक हम लोग का जो कंटेंट, वेदर इट इज ऑन ओटीटी और सोशल मीडिया भी आता है, जहाँ हम लोग ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ माचोनेस जो करते हैं, वो भी इसका कॉज है। सर मैंने आई डोंट वांट टू नेम मूवीज जहाँ पर उस तरीके का दिखाया, बट वो उस तरीके का कंटेंट है। जी सर, मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट में ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ, बिल्कुल हो सकता है। वर्क प्लेस पे हम आए, क्योंकि जी। ये टॉपिक बहुत कम डिस्कस होता है, और आजकल एक इन टॉपिक है बर्नआउट। जी। व्हाट एग्जैक्टली इज बर्नआउट, और हमें ये कैसे पता चले कि क्या मैं वर्क प्लेस पे बर्न आउट हूँ कि नहीं हूँ? देखिए, साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि अगर मेरा पोटेंशियल है किसी काम को करने का, जी। मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। अगर मुझे लगता है कि ये काम मुझे 2 आवर्स में कर लेना चाहिए, मैं उसे लिंगर कर रहा हूँ और मेरे से नहीं हो पा रहा, राइट। एक सिम्टम ये है। और दूसरा, मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस नहीं जाना, हर रोज़ संडे का फील होता है कि मुझे जाना नहीं है, या मुझे अपनी जॉब क्विट कर देनी चाहिए, जॉब चेंज कर देनी चाहिए। या एक होता है एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, मतलब आप किसी पर्सन को देखकर, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉस को देख के होता है कि आई डोंट लाइक द पर्सन बट आई हैव टू फेस हिम और हर, और सामने वाले को देख के आपको इरिटेशन होती है बट आपको उसको फेस करना पड़ता है, राइट। ऐसी कंडीशन में आप उस प्लेस से कटने लगते हो। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो पहले बैठ के सोचो कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये स्किल्स काम करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ इशू क्या है। आपकी बॉस के साथ आपको इशू आ रहा है, आप टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कलीग्स के साथ है, या कोई आपको बुली कर रहा है। अगर कोई आपको बुली कर रहा है या आपको आपकी लेग पुलिंग कर रहा है या आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको समझिए। अगर आपको लेट डाउन करने के लिए कोई सर्कल बन गया है, तो वहाँ पर भी आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है जेलसी फैक्टर है, तो भी इस चीज़ को समझिए और असर्टिव बन के उस चीज़ को रिजॉल्व करिए। असर्टिव, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको कब से समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा। दूसरा, मैं आपको ये कह रही हूँ कि सर शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, राइट। असर्टिवनेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड दूसरा, मैं आपको अगर ये कहूँ कि आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे बताया नहीं गया था, राइट। अगर मैं इसकी जगह पोलाइट एंड हम्बल होके हूँ, आई एम सो सॉरी, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे बताया नहीं था।
एक ही चीज को बोलने के दो तरीके हो दो सकते तरीके हैं। हो सकते हैं। अब इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हो कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं क्या करूं। इसी चीज़ को अगर हम रिप्लेस करें, आई एम सो सॉरी, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे बताया नहीं गया था, तो सामने वाला इमीडिएटली अपनी टोन को बदल लेता है। क्योंकि कई केसेस में हम ये भी देखते हैं कि सम पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑफ जंपिंग टू मेनी जॉब्स, तो वो एक तरीके का वर्क प्लेस रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर पाते, आएंगे 6 महीने के बाद, एंड द रीज़न इज़ नॉट सैलरी हाइक ईच टाइम, बट आफ्टर 6 months 5 months they are not able to develop that workplace relationship, और बार बार मूव करते हैं, उनको लगता नहीं है ये टॉक्सिक हो रहा है। तो वो केसेस को कैसे एड्रेस करना चाहिए? मैं कंपनी को बोल रहा हूँ कि हर चीज़ पे तो दे विल नॉट गो टू साइकोलॉजिस्ट, राइट, बट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन गुड टैलेंट, आपको मालूम है वो टैलेंट अच्छा भी है, बट ही और शी हैज़ अ टेंडेंसी कि 6 महीने बाद उसको लगने लग जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी। सो एक कंपनी के लिए क्या उस समय क्या रोल प्ले करना, एक एचआर को या एक बॉस को क्या रोल होना चाहिए उस समय? देखिए अप्रिसिएशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी हर कोई जब घर से बाहर निकलता है तो मनी तो देखो सबको चाहिए, सैलरी सबको चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा हर कोई अप्रिसिएशन भी चाहता है। अगर कोई काम बहुत सिंसेरली कर रहा है तो जब हम ये कहते हैं कि यू हैव डन अ गुड जॉब, ये भी बहुत, ये लोगों के डोपामिन रिलीज कर देता है, इसको बूस्ट करता है, राइट। तो अगर एक बॉस ये कहता है कि यू हैव डन अ गुड जॉब, तो ये एक आई मीन किसी के लिए भी बहुत अच्छा, उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो किसी भी बॉस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को आई मीन अप्रिशिएट करें। दूसरा, हर कंपनी में आजकल एमएनसी में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, तो वो भी उनके पास भी एम्प्लॉयज़ को भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई डिस्टर्ब हो रहा है। जिसमें पहले भी आपको अपने पहले स्टेटमेंट्स में भी कहा, बहुत बार लोगों को खुद को पता नहीं होता कि क्या है, ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। बहुत बार लोगों को खुद नहीं पता कि हम लोगों के साथ जेलअप क्यों नहीं हो पा रहे। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो उनको नहीं पता कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, अगर कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेलसी फैक्टर की वजह से कर रहा है या आप में इम्प्रूवमेंट लाने की वजह से कर रहा है। तो अगर आपको जेलसी फैक्टर है तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनो और दूसरे में से निकालो। और अगर आपको लगता है कि आप में पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहा है आपका बॉस, तो बिल्कुल आपको अपने उस वीक एरिया पे काम करने की ज़रूरत है और वो करना चाहिए। स्लीप पे आए, स्लीप एज यू सेड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हाउ मच स्लीप इज इनफ? डिफरेंट थेरीज आती है, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, बट आपके हिसाब से हाउ मच स्लीप इज गुड इनफ फॉर पर्सन टू बी हेल्दी एंड येट अटेंटिव? सर 7 to 8 hours। ओके। 7 to 8 hours, वैसे तो ये इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की जो नींद है वो 6 hours में भी पूरी हो जाती है, बट कॉमन अगर मैं लेमैन की बात करूँ तो 7 to 8 hours जो हैं वो सफिशेंट है। इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन अगर आपको दिन में लगता है तो आप हल्का नैप ले सकते हो। 7 to 8 hours सफिशेंट। बट डज स्लीपिंग आफ्टर मिडनाइट क्रिएट्स प्रॉब्लम? कोई 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है। सर बहुत सारे मेमोरी इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का ये रीज़न है। आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। आपकी जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक की जो नींद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मेमोरी के लिए, आपकी मेंटल प्रोसेसेस के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये जो कहा जाता है, जैसे आजकल के बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं, हमारा अटेंशन तभी लगता है, दे स्टार्ट स्टडिंग एट अराउंड 11 o'clock मॉर्निंग तक, उसके बाद सोते हैं, तो ये डज इट गो अगेंस्ट द बायो क्लॉक? सर बिल्कुल जाता है। साइकोलॉजी एंड रिसर्च तो यही कहती है कि 10 बजे सो जाना चाहिए और 10 बजे से लेके 2 बजे तक की जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 नहीं तो आपको एटलीस्ट 11 बजे तो सो जाना चाहिए। और आजकल की जनरेशन जो है उनका वो 3 बजे सो रही है, 4 बजे सो रही है, इसीलिए तो उनके साथ इतने इश्यूज हो रहे हैं।
आपने हमारे पेरेंट्स या जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें कभी ऐसा सुना था कि उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो अपने आप हैंडल कर लेते थे इश्यूज़ को। उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी थी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। आज क्योंकि वो रात को टाइमली सोते थे, टाइमली खाते थे और टाइमली मॉर्निंग 5-4 बजे उठ जाते थे, राइट? आज की जनरेशन सो रही है 4 बजे, तो इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, तो पूरा क्लॉक ही आई मीन डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ थेरेपी के मिथ्स हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। क्या थेरेपी एक्चुअली मीन्स दैट यू आर मेंटली वीक? सर, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वही थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। मेंटल हेल्थ कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। वो पुअर को भी हो सकती है, वो रिच को भी हो सकती है, वो सीईओ को भी हो सकती है, किसी डॉक्टर को भी हो सकती है और इवन किसी साइकोलॉजिस्ट को भी हो सकती है। वो किसी भी स्टूडेंट को भी हो सकती है, किसी 6 साल 7 साल के बच्चे को भी हो सकती है, किसी ओल्ड एज पर्सन और मिडिल एज पर्सन को या एडल्ट को भी हो सकती है। तो थेरेपी जो लोग लेते हैं वो वीक नहीं होते। वो जो लोग स्ट्रांग हैं वही साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और ये बिल्कुल मिथ है। तो किसी भी एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है? नॉट नेसेसरी उसको एक्सट्रीम इश्यूज हैं, ही और शी माइट बी फीलिंग फाइन, बट इन बिटवीन एक ब्लैंकनेस आता है या कुछ आता है, तो हाउ डज ही और शी नो कि मेरे को थेरेपी की ज़रूरत है? जब ऐसा लगता है कि मैं 2 चीज़ों के बीच में स्टक हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, या मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा। जब बात करने का मन नहीं हो रहा, वही राइट टाइम है कि आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है, समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करूं, वो भी टाइम है, आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए और अपनी बात बताइए, वो आपको बिल्कुल बताएगा। अब साइकोथेरेपिस्ट आपको ये नहीं कहते कि आप ये करिए, वो आपको ये बताते हैं कि देखिए, ये अगर आप इस रास्ते जाएंगे, अगर आप लेफ़्ट को चूज़ करते हैं तो ये बेनिफिट्स हैं एंड ये लॉसेस हैं और चूज़ आपको करना है। अगर राइट को चूज़ कर रहे हो तो इसके भी रिप्रिकॉशंस ये हैं और इसके बेनिफिट्स ये हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, चॉइस आपकी है। आपने इतने सारे केसेस एड्रेस किए हैं, कोई ऐसा केस आपने एड्रेस किया जहाँ पर सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हो या कर रही हो, जो आप बताना चाहें? एंड हाउ डिड यू ट्रीट हिम और हर? सर, एक केस मेरे पास मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, जिसमें साइकोसिस का केस है वो, जिसमें मैंने देखा कि वो एक लड़की है, 22-23 ईयर्स की है जी। वो हर थोड़े दिन बाद, जैसे मंथ में 1 या 2 बार, उसको इतनी सीवियर अर्ज होती है, वो अपना हाथ यहाँ से काटती है। ओके। और उसको ब्लड देखना बहुत अच्छा लगता है। उसको बहुत सारी टेक्निक्स मैंने यूज़ करी जिसमें काफ़ी फ़र्क तो उसको पड़ा। जैसे पहले हर And दूसरे she's a case of depression, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया। तो जिसमें वो उसे पहले तो विजुअल हालुसिनेशंस हो रही थी, डेल्यूजन्स हो रहे थे, वो बातें करती थी लोगों के साथ, उसको कुछ आत्माएं दिखाई देती थी, वो आत्माओं से बात करती थी। वो चीज़ें उसकी ठीक हुई टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेडिसिन भी हुई, साइकोथेरेपी, दोनों चीज़ों से ये चीज़ें उसकी ठीक है। लेकिन वो क्या करती है, हर थोड़े दिन बाद हाथ में कट लगाती है। ब्लड देख के उसे बड़ी अच्छा, बहुत मतलब खुश हो जाती है। फिर उसके बाद उसको पेन भी होता है। वो कहती, मैं जब कट लगाती हूँ मुझे पता नहीं चलता। अगर 2-3 दिन पहले उसको अर्ज होती है तो कंट्रोल करती है, जिस टाइम वो कट लगाती है उसे पता नहीं चलता कि मैंने कट लगा लिया। वो कहाँ से ब्लेड लाती है, कहाँ से, वो किस चीज़ से करती है, उसे कुछ पता नहीं होता, कट लगाने के बाद पता चलता है। तो ये एक ऐसा मेरा केस है जिसमें मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें भी टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन में ठीक नहीं होते। जैसे प्रॉब्लम एक दिन में सब ठीक नहीं होती, आई मीन एक दिन में प्रॉब्लम आती नहीं है तो एक दिन में प्रॉब्लम जाती भी नहीं है, तो टाइम लगता है। तो बहुत उसका, जैसे पहले हर रोज काटती थी, वो काटना वंस इन अ मंथ हो गया, लेकिन वंस इन अ मंथ में भी वो कर लेती है। बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल कि वो कब। जी। लास्ट इज रैपिड फायर। वी स्टार्ट विद मेंटल हेल्थ इन वन वर्ड। फाउंडेशन।
ब्रिलियंट. मेडिटेशन और मेडिकेशन, मेडिटेशन. मॉर्निंग वॉक और जिम? बोथ, बट मॉर्निंग वॉक बेटर. ओके. बुक और पॉडकास्ट? बोथ. बेस्ट हैबिट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वर्स्ट हैबिट फॉर मेंटल हेल्थ? Sleep on time at 10 p.m. Okay. and sleep late night at 4 p.m. Okay. Best diet for mind? Eat anything on time. One daily habit everyone should start today? Exercise and reading. Okay. Success or peace of mind? Peace of mind. Okay. One habit that you should quit? One habit, criticizing others. मैम, कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो? सर, एक केस मैंने देखा छोटे बच्चे का, जो 5-6 इयर्स की बड़ी मुश्किल से लड़की होएगी. उसके पेरेंट्स मेरे पास लाए और बहुत डरे हुए थे. कहते मैम इसको विजन्स होते हैं और ये ब्लैक अपनी मेरी दुपट्टा है उसको साड़ी की तरह पहनती है और ब्लैक कलर का काजल अपने माथे पे लगा लेती है बिंदी की फॉर्म में और ये कहती है मैं एक आमंत्रित आत्मा हूँ, मैं पिशाचनी हूँ. और ये रिपीटेडली बोलती है. कहते झाड़ फूक भी करा ली, सब करा लिया, लेकिन ये ऐसा ही करती है. बहुत छोटी सी बच्ची. और मैंने जब बुलाया तो सबसे पहले हम लोग रैपो बिल्डअप करते हैं. तो बच्चा बात ही नहीं कर रहा और बड़ी मुश्किल से मैंने सेकंड सेशन में जब वो लोग आए तो वो कहते मैम ये साइकोसिस हो गया है इसको. मुझे भी लगा कि अगर बच्चा ऐसा बोल रहा है बार बार ठीक ही नहीं हो पा रहा तो कोई रीज़न हो सकता है. तो इतने छोटे बच्चे के साइकोसिस के केसेस बहुत कम होते हैं. बाद में जब उसकी सर्वेंट को भी जो नैनी उसकी देखती थी, टेक केयर करती थी, तो पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे. मदर और फादर अर्ली मॉर्निंग जाके शाम को आते थे और सारा दिन टेक केयर जो करती थी वो नैनी करती थी. तो बच्चे से मैंने जब बड़े प्यार से पूछा रैपो बिल्डअप करने के बाद कि कहाँ से सीखा, तो उसने कहा दीदी देखती है एक सीरियल जिसमें एक आंटी आती है जो ऐसे आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि वो बालाजी का एक सीरियल था जो उसकी नैनी देखती थी, जो बच्चे को वो कैरेक्टर इतना अच्छा लगा वो उसको डिट्टो कॉपी करती थी. तो वो सिर्फ एक सीरियल का इम्पैक्ट था जिसको हम सारे इवन पेरेंट्स उनको लग रहा था कि बच्चे को कोई सीवियर डिसऑर्डर हो गया है जो ठीक नहीं हो पा रहा. वो 2-3 जगह जाकर फिर मेरे पास आए और लेकिन हम लोग बहुत बड़ा कुछ सोच रहे थे जो एक इम्पैक्ट था किसी कैरेक्टर का और वो भी टीवी के कैरेक्टर का, सीरियल के कैरेक्टर का. तो ये तो चलो पेरेंट्स आपके पास ले आए एक एक्सपर्ट के पास जी. कई केसेस हमारे गांव में Tier 3 सिटीज़ में ऐसे होंगे जो एक्चुअली किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए, उनको आज भी झाड़ फूक में उनको ट्रीट करवाना कोशिश कर रहे होंगे. सर मोस्टली लोग सबसे पहले किसी पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या वो किसी तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं और झाड़ फूक ही कराना पसंद करते हैं. फिर उनको सबसे पहले उनको ये लगता है कि ये कोई आत्मा आ गई है या कोई टोना किसी टोटका कर दिया, तो समथिंग लाइक. क्योंकि विलेजेस में भी विच क्राफ्ट के जो केसेस, कितनी लड़कियां बेचारी उनको मार दिया थिंकिंग कि इन पे कुछ चिपक गया है. जी चिपक गया. सबसे पहले लोगों के मन में यही चीज़ आती है कि किसी ने कुछ कर दिया और झाड़ फूक भी करा ली, सब कुछ करा लिया, ठीक नहीं हो रहा. तो लोग आके ये चीज़ हमें बताते भी हैं कि सब कुछ करा लिया मैम, ठीक नहीं हो रहा. फिर सोचा कि किसी डॉक्टर से भी एडवाइस ले लें. ऐसा होता है. कोई फियर एंड फोबिया का भी केस आपके पास आया? सर बहुत आते हैं. अनोखा था. जी बिल्कुल. फोबिया का केस मैं आपको बताती हूँ जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड फोबिया तीनों थे. मेरे पास एक लेडी आती हैं और उनको फियर था कि वो एक भी सिप पानी नहीं पी सकती थी. अगर वो पानी पीती थी उनको लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा और वो इवन वॉशरूम में भी नहा नहीं सकती थी. पहले तो वो दरवाज़ा खुला छोड़ के नहाती थी, फिर वो ओपन में नहाना शुरू हो गई और पानी तो पी ही नहीं सकती थी. और एक भी पूरे दिन में 3 से 4 सिप मुश्किल से, और वो जब सिप पीती थी तब उसके बाद इमीडिएटली मुझे फ़ोन करती थी या मैसेज करती थी कि मैंने एक सिप पानी पी लिया, अब मुझे कुछ हो जाएगा, अब मुझे कुछ हो जाएगा. तो उसके बाद साइकोथेरेपी के कुछ सेशंस प्लान करे गए, साथ में थोड़े मेडिसिन भी उसको दी गई एंड अब वो बिल्कुल ठीक है.
What message would you like to give to somebody जो ये देख रहा है या देख रही है एंड वो completely hopeless फील कर रहे हैं आज के टाइम पे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को केयर की है, उतनी केयर हमारा माइंड भी डिज़र्व करता है। हम्म, हमारे माइंड को भी उतनी केयर की ज़रूरत है जितनी कि हमारी बॉडी को। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ भी जो पहले की हमने डिस्कस करे कोई ऐसा सिम्टम है, तो आपको ज़रूर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। जब आपका मन करता है कि किसी से बात नहीं करनी, वही राइट टाइम है आपको किसी से बात करनी चाहिए। Thank you, ma'am. Thanks a ton for coming here. It has been a pleasure, please. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।